नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वादे हैं, वादों का क्या। लोकसभा चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम दल जनता से लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। घोषणा पत्र में भर भर के वादे हैं, दावे हैं, जनहित की बातें। और अब घोषणा पत्र पर आरोप प्रत्यारोपों के साथ सियासत भी। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और कांग्रेस से ज्यादा लोक लुभावने वादे सपा ने किए हैं। 20 पन्नों के घोषणा पत्र में सपा ने कई मुद्दों का जिक्र किया है। सपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि साल 2025 तक जातिगत जनगणना कराएंगे, पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे, किसान को सभी फसल पर एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत दिलाई जाएगी। समाजवादी पार्टी मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। उन्होंने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, पेपर लीक मामले हैं। उन्होंने बीजेपी को इस मामले में घेरा और कहा कि जानबूझकर पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक कराने वाले बीजेपी के लोग हैं। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में से सिर्फ एक जाति जनगणना को सपा ने रखा है। समर्थन मूल्य को सपा ने अपने घोषणा पत्र में बढ़ा दिया है। तो वहीं सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा कांग्रेस सपा में कौन कर सकता है, इसकी होड़ मची हुई है। जिन वादों को सपा कर रही है उसके लिए उसे केंद्र में सरकार बनानी होगी और ये सपा का घोषणा पत्र है, गठबंधन का नहीं। तो हर राज्य में विपक्षी गठबंधन के दल वादे कर रहे हैं। वहीं यूपी में अखिलेश का चुनावी घोषणा पत्र वाला लॉलीपॉप कितना काम करने वाला है या गठबंधन के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो वादे अखिलेश अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं, सपा के घोषणा पत्र में कर रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए उन्हें केंद्र में आना पड़ेगा, सरकार बनानी पड़ेगी। और अलग अलग गठबंधन के जो दल हैं, विपक्षी गठबंधन के, उनके अलग अलग घोषणा पत्र है हर राज्य के हिसाब से। कैसे जो बातें किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो पूरे होंगे। और उसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र को हम देखें और सपा के घोषणा पत्र को देखें तो कई लोग कह रहे हैं कि दिल मिल गए हैं, घोषणा पत्र में मिल रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दोनों के घोषणा पत्र अलग अलग हैं। तो गठबंधन कैसा। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं वो आपको दिखा देते हैं, फिर मेहमानों से आपकी मुलाकात है। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुख से सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो और जो फार्मूला दिया गया है C2, उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जो लालची, डरपोक और सत्ता के लोभी थे वो भाजपा खेमे में जा चुके हैं। जनता ऐसे लोगों से वाकिफ है और उन्हें लोकसभा के परिणाम में ये चीज देखने को मिल जाएगी। आप सबको पता है कि किसान सम्मान निधि के बारे में किसी ने चर्चा भी नहीं सुनी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम 6,000 रुपया सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम किया है। हम गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान करा रहे हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा है। और किसानों की मृदा परीक्षण आज तक नहीं हुई कि उनके खेत में कौन सी जिन्स उपजेगी, इस बारे में कोई लेबोरेटरी में कहीं चर्चा ही नहीं होती थी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हम पूरी ताकत और लगन के साथ काम करेंगे, उनकी आय को दोगुना। तो घोषणा पत्र दोनों ही दलों का जारी हो गया है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसमें बचे हुए उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है। और घोषणा पत्र में जो वादे सपा ने किए हैं उसको लेकर बीजेपी भी कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। राजेश सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। राजेश जी का स्वागत करती हूं और साथ ही अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी आपका भी स्वागत। भूदेव शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत भूदेव जी आपका। प्रोफेसर DR साहू साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आपने देखा, सपा का भी देखा। कहा जा रहा है कई लोगों की तरफ से कि ये सिमिलर है, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। और कई लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ 1-2 चीजें ही रखी गई हैं और बाकी दिल भी नहीं मिल रहे हैं, ना ही घोषणा पत्र मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी का ये आरोप कि घोषणा पत्र इनका सिर्फ कार्यालय तक ही सीमित रह जाएगा। और दूसरा ये भी कमेंट निकलकर सामने आ रहा है इस पर सर कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, सपा अगर उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें ले भी आई तो भी उन्हें पूरा कर नहीं पाएगी। DR साहू जी।
जी, इसमें जो मेरी आपकी जो घोषणा पत्र के संबंधित हम लोगों ने जो बात सुने आपसे, जी। और INDI की जो ब्लॉक है वो एक तरह से विपक्ष के रूप में अपना एकजुट बनाए हुए हैं, और उसके साथ साथ ये जाहिर सी बात है कि सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में INDI ग्रुप में है, तो कहीं ना कहीं उनकी सिमिलर पर्सपेक्टिव रहेगा, सिमिलर विचारधारा रहेगा, और उनकी जो मैनिफेस्टो है कुछ ना कुछ सिमिलर चीजें मिलेंगी। लेकिन बात जहां तक आती है कि एक क्षेत्रीय दल के रूप में जब हम समाजवादी पार्टी को देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनको निभाना पड़ेगा, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, और कुछ अन्य अन्य राज्यों में भी थोड़े बहुत उनकी प्रभाव है। तो समाजवादी पार्टी इनको एक अवसर मिलेगा कि इस चुनाव में अपने को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो वोट परसेंटेज है, वोट शेयर है, और उनकी जो विचारधारा हो, या उनकी जो राजनीतिक दल एक विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है, तो इसमें कहाँ, मतलब ये एक तरह से कांग्रेस के लिए भी अवसर है और एक समाजवादी पार्टी के लिए भी अवसर है अपने को प्रूव करने का। क्योंकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल के रूप में अभी सत्ता में है, और एक सत्ता के लिए उनकी जो भी एग्रेसिव कैंपेन है, उनकी जो घोषणा है 400 के पार और 370, इस तरह की जो घोषणा है, इसमें जो इतनी बेहतर तरीके से अपने संगठनात्मक और संसाधनों के आधार पर जो कार्य कर रहे हैं, इसमें ये देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश, क्योंकि पूरे भारत की जो चुनाव है उसमें यदि आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए और निभाएगी भी, चाहे जैसे भी हम कहें। उत्तर प्रदेश एक, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आके बनारस में लड़े, और इसीलिए आप सामने देखा होगा कि हम सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में ऐसी कुछ चीजें उन्होंने सत्ताधारी दल जो भारतीय जनता पार्टी अभी राज्य में है और केंद्र में है, इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किया है जो उत्तर प्रदेश की जनता को काफी एक अवसर भी दिया है, और जनता के लिए काफी कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि समाजवादी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसमें कुछ लोकप्रियता की चीजें भी दिख रहा है, जैसे कि हमने देखा कांग्रेस कि से ज्यादा उन्होंने कुछ लोक लुभावनी बातें कर रखी हैं सर, कांग्रेस अब से सही ज्यादा। बात है, हाँ कांग्रेस से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जब ये लोग मिलेंगे, जब सरकार मान लीजिए इनके पक्ष में आएगा, उनके INDI की ग्रुप के साथ सरकार बनेगी, तो शायद ये एक के रूप में उन्होंने अपनी बात को रखेंगे, और उसके बाद इनकी क्या एक जैसे कहते हैं कि ना, एक मिली जुली जितनी भी मैनिफेस्टो उसको मिला के फिर एक अपना व्हाइट पेपर बनाएंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी के पास में जा रहे हूँ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही आप लोगों को लगता है कि कमजोर है समाजवादी पार्टी, उनका घोषणा पत्र तो कार्यालय से बाहर नहीं निकल पाएगा। राजेश जी, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही 0% वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, उन्होंने पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नहीं, देखिए परोल जी, अभी 2022 का चुनाव बीता है, आपने देखा कि जो उनके साथ थे अब हमारे साथ आ गए हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि संशय तो इसमें है कि 4 जून के बाद सपा कांग्रेस एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसमें संशय है ना, क्योंकि मैनिफेस्टो तो बात की बात है। क्योंकि पहले भी देखा गया है ना कि जब यूपी में दोनों लड़के अलग अलग दिशा में भाग गए, चुनाव के बाद जब 2017 का चुनाव हुआ उसके बाद अलग अलग दिशा में भाग एक दूसरे को गाली देने लगे, तो वो चीजें जनता जानती है। क्रेडिबिलिटी किसका है देश में उसको भी जनता जानती है। भाई यूपी में जब इनकी सरकार थी 2013 में, NCRB की डाटा कहती है कि 11,612 किसानों ने आत्महत्या किया, तो उस समय इन्होंने MSP की बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं इन्होंने डबल कर दिया MSP? हाँ, अब तो कम से कम 1.5 गुना MSP मिल रहा है, 6,000 रुपए किसानों के खाते में दिया जा रहा है। किसान प्रधानमंत्री जी लगातार जो है किसानों को राहत दे रहे हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने में जो कार्य कर रहे हैं, वो क्रेडिबिलिटी उन्होंने हासिल किया है कि भाई जो 4 लोगों के लिए, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, इनके लिए तो लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं ना। तो संशय इसमें है कि वो मैनिफेस्टो में क्या क्या घोषणा करते हैं, जनता उस बात को जानती है। अब उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है, वो अब केवल वो जानती है कि वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे, कोई भी घोषणा पत्र लेकर के आएंगे, क्या क्या वो हवाई वादे करेंगे। लेकिन जब वो बोले थे 30,000 रुपए सभी लड़कियों को दूंगी जब इनका सरकार था, तो फिर वो विशेष वर्ग को देने लगे,
जब इनकी सरकार रहती है तो बाकायदे अपने यहाँ मुख्यमंत्री आवास में मिलाकर के इफ्तार पार्टी करते हैं, उसके बाद रमजान में गिफ्ट बांटते हैं। अरे भाई, कभी दिवाली में, होली में, कभी नवरात्रि में, कभी दुर्गा पूजा में भी कोई गिफ्ट आपने बांटा क्या? ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं जिन्होंने 7 लोगों की हत्या किया रामपुर में। ऐसे आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए जो है वो हलफनामा देते हैं कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के जस्टिस इनको जो है फटकार लगाते हैं कि भाई कल को तो किसानों को अपने पाले में लाने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत एमएसपी रेट्स देने के लिए अपने घोषणा पत्र में बात रख रहे हैं। उसके अलावा एमएसपी के साथ मनरेगा में काम के दिन बढ़ा दिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 450 रुपए देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो होगा वोटर, राजेश जी, इसमें। अरे पारुल जी, वो जनता जानती है ना कि इन्होंने कहा था ना कि भाई मैं 15 लाख लैपटॉप दूंगा, और फिर जो है कि मुकर गए उससे। तो जनता जानती है कि ये वादा जो चुनाव जीतने के लिए सोचते हैं कि हम कुछ भी वादा। अब उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है। यहाँ के किसानों ने बदहाली देखा है कि भाई अखिलेश जी की सरकार थी तो कितना टूटे हुए किसान थे, क्या किस प्रकार बेरोजगारी थी, नौजवान किस प्रकार से त्रस्त था। तो वो सब चीजें उन्होंने देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी सरकार को देखा है कि तुष्टीकरण की एक राजनीति का बिछा रहे थे। तो इनका तो केवल मेन में कहते थे। अभी 2022 में इन्होंने क्या कहा, नई सपा है, नई हवा है। जनता ने इनकी हवा निकाल दी, क्योंकि जानती है जनता कि ये वही है केचुए जो है वो सब बदल के चले आते हैं। और जनता इस बात को जानती है कि सांपों को दूध पिलाने के अच्छे परिणाम नहीं होते। ये जनता जनार्दन जानती है। रुक जाइए और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे को हम ऐसी कोई टीका नहीं, अच्छा है, अच्छा ही शब्द है, कोई हमने गलत शब्द नहीं कहा। आपको फिर परेशानी हो, रुक जाइए, मैं लौट रही हूँ। तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, क्या कहेंगे? कहा गया पहले भी वादे खूब किए गए, अभी भी वादे किए जा रहे हैं, और यहाँ तो संजय राजेश जी का कहना है कि आप दोनों साथ तो आ रहे हैं, लेकिन आपके रास्ते अभी से ही अलग अलग दिख रहे हैं। तो बाद में नतीजों के बाद क्या स्थिति होगी ये पता नहीं। कुल मिलाकर घोषणा पत्र की बात की जाए तो घोषणा पत्र आपके सिर्फ हवाई बातें हैं, कहिए क्या जवाब है? जी तरुण जी। जी तिवारी जी, कहिए। ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, हमारा विजन डॉक्यूमेंट आया है, और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जो जनता चाहती है, जनता जिसकी मांग पत्र, हमने इसको मांग पत्र भी रखा है। जनता का जो मांग है, जनता जो चाहती है वो हमने रखा। जनता की बहुत बड़ी मांग है एमएसपी की गारंटी, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमने उस गारंटी को संकल्प पत्र में डाला है, अपने मैनिफेस्टो में डाला है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, किसानों के लिए हमने क्या क्या चीजें की। किसानों के लिए हमने सिंचाई मुक्त करने की बात कही है। किसानों के लिए हमने स्पष्ट रूप से उनको 5,000 पेंशन, जो 2.5 एकड़ से कम जमीन जिनके पास है, उनको 5,000 रुपए पेंशन देने की बात कही है। किसानों को हमने और भी तरह से तमाम वायदे किए हैं जिनके आधार पर किसानों को खुशहाली आए, उनका जीवन अच्छा हो। आप आ जाइए नौजवानों के लिए, हमने नौकरियों की बात करी है। आप और आगे आ जाइए महिलाओं के लिए, उनके लिए हमने बात करी है कि उनके जो है 0 टॉलरेंस रखी जाएगी और कहीं से भी जो है कोई घटना न होने पाए। इस तरह से हमने वादे किए हैं। अब आप आ जाइए पर्यटन के लिए भी हमने रखा है कि पर्यटन के लिए हम वर्ल्ड क्लास का पर्यटन लाएंगे। तमाम चीजें ऐसे वादे किए हैं जिनसे जनता को सरोकार है, जनता चाहती है। साथ ही साथ हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि दलित और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियों में उस आरक्षण को हम 2025 तक लागू कर देंगे। सारी नौकरियों में जो है दलित और जो है पिछड़ों का आरक्षण जो नहीं हो पा रहा है, उनकी जो भी नौकरियां हैं वो रिक्ति पद भरे जाएंगे, स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो हमारा सरोकार उन चीजों से जिनको जनता चाहती है। मुद्दे हैं जो गठबंधनों में हमने सुना है सर कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आता है, गठबंधनों का एक मैनिफेस्टो होता है और वो उसमें सारी चीजें जो गठबंधन के दल चाहते हैं वो होती हैं। लेकिन आपके गठबंधन में हर दल हर राज्य में अलग अलग मैनिफेस्टो बना रहे हैं, अलग अलग वादे कर रहे हैं, और कहीं बना ही नहीं है गठबंधन, सिर्फ नाम का गठबंधन है। पंजाब आप ले लीजिए, ममता बनर्जी का स्टेट बंगाल, पश्चिम बंगाल आप ले लीजिए,
तो ये मैनिफेस्टो आप कैसे पूरा करेंगे जब आप चलिए आपके सपोज आपकी गवर्नमेंट बन गई विपक्षी गठबंधन की, लेकिन सब जगह आपने अलग अलग वादे कर रखे हैं और उसके बाद आपके आपस में बन नहीं रही हैं, तो ये आप जनता तक क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और कम से कम यूपी में 2 ही दल हैं, आप आपस में गठबंधन आपका है, तो यहीं पे आपको जुड़ा हुआ मैनिफेस्टो निकालना चाहिए था। कम से कम आप ऐसे सवाल ना करें तो अच्छा है। पारुल जी, कम से कम आप कैसे कह सकती हैं कि बन नहीं रही? हमारे यहाँ बन रही है, हमारे यहाँ आपस में गठबंधन है, सीटों का बंटवारा हो गया है, चुनाव हम लड़ रहे हैं, चुनाव में जा चुके हैं। हमारी कैसे आप कह सकती हो कि नहीं बन रही? काल्पनिक प्रश्न कर रही हो आप। सवाल इस बात का है कि बन क्यों नहीं रही है। मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगी सर, आप ही की पार्टी के और कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता हमारी डिबेट में लड़ लिए थे, बाकी सब तो आप छोड़िए, वो अलग बात है कि इक्का दुक्का की बात तो वही मैं आपको बता रही हूँ। आपकी ये हूँ। सिर्फ मेरे मुख से निकली हुई बात नहीं है, जो दिख रहा है वो जनता तक संदेश पहुंच रहा है। तो आप अगर कहेंगे कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए तो कोई बंद नहीं कर सकता ना सर। समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं इस पर चूप से कह रहा हूँ, कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं मतभेद नहीं। तो घोषणा पत्र साथ में ले आते ना, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ले आते जो अरे मैं कह रहा हूँ आप बार-बार उसी बात को ला रही हैं। अब अलग अलग आ चुका है, अलग अलग उसको बोलने देंगी कि बोलने नहीं देंगी। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि हमने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही है। मोदी जी तो खाली अमीरों का कर्जा माफ करते हैं, हमने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही है। किसानों का कर्जा तुरंत 25 तक माफ कर दिया जाएगा, तुरंत आते ही सरकार बनते ही। सवाल इस बात का है कि किसानों के लिए कुछ करोगे? मैंने सारी वो चीजें रखी हैं जो किसान आंदोलन में किसान रखते हैं। बात अपनी, क्योंकि मैंने वो वोटर्स, क्योंकि जैन जी तो चले गए हैं, किसानों पर जिनकी मजबूत पकड़ थी पश्चिम उत्तर प्रदेश खास तौर पर, इसलिए भी आपको ये वादे अलग से करने पड़ रहे हैं। अरे हम कोई चला गया नहीं चला गया इससे मतलब नहीं, जनता तो हमारे साथ है। जनता अपने वादे पूरे कराने के लिए हमारे साथ है। चला गया भाजपा के दल चाटने लगा, जो भाजपा के दल चाटने लगा उसकी बात छोड़ दीजिए आप। भाजपा एक जो है सामंतवादी पार्टी है, भाजपा अमीरों की पार्टी है, भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, भाजपा पूंजीपतियों का कर्जा माफ करती है। भाजपा किसानों की पार्टी नहीं है, भाजपा किसी किसान से कोई वास्ता नहीं है, भाजपा से मजदूर से कोई वास्ता नहीं है, जवाब ले लूं उसके बाद कांग्रेस के पास जा रही हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, कोई वास्ता नहीं भाजपा को है। बातों पर जवाब ले रहे पिछड़े अल्पसंख्यक पीडीए की बात क्या की है हमने पीडीए की बात रखी है अपने मैनिफेस्टो में, पीडीए की बात कही है हमने। पीडीए जो कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी की बात कर रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं, सभी उस सर्वहारा समाज की बात कर रहे हैं जो कि आज राजेश जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं भूदेव जी के पास जा रही हूँ। मजबूर है क्योंकि आज कमजोर की बात करते हैं। जवाब ले लूंगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा ना अशोक जी, सवाल बड़ा हो जाएगा, फिर जवाब भी उनको परेशानी कहिए। पारुल जी, जनता सपा सरकार की वादा खिलाफी से ही टूटकर और हार कर के बीजेपी सरकार को चुना है। 4 बार इनको देखा उसके बाद भगाया है, ऐसा नहीं कि पहली बार भगाया है, 4 बार इनको चुना और जब ये वादा खिलाफी से जनता जो है उब गई इनके, तब इनको कहा भागो यहां से, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तब इनको 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, 2024 में कर रही है कि भाई ये अब सफा हो जाएगी, सफा हो जाएगी। तो इनके वादा खिलाफी से जनता ने देखा ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपकी इस पर जवाब दीजिए ना, वो एमएसपी पर खरीदी देने को तैयार हैं, स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू करने के लिए तैयार हैं, आप इस पर इस पे पारुल जी मैं उस पे बात कर रहा हूँ ना। ये बताइए किसानों की हमारी सरकार अगर नहीं है तो ये बताइए कि देश जब से आजाद हुआ ऐसा कौन सा सरकार था जो कैश में पैसा किसानों को दिया? ये बताइए, बजट उठा करके देख लिए, सबसे अधिक बजट जब से आजादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, लगातार बजट में आप वृद्धि देख लीजिए, इनके समय में वृद्धि देख लीजिए आप, और उसके बाद किसान सम्मान निधि आप देख लीजिए। तो इनके वादा खिलाफी से ही तो जनता उब करके इनको भगाई, बोली 4 बार देखा भागो यहाँ से। ठीक रुकिए भूदेव जी, गठबंधन में है लेकिन मैनिफेस्टो अलग अलग आ रहा है, आपके वादे अलग अलग हैं, जिनमें हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में उन्होंने ज़्यादा पैसे देने की बात कर दी है, तो इस बारे में पैचअप होगा आप लोगों का मैनिफेस्टो अगर गवर्नमेंट आ जाती है, या फिर जैसे कि कल भी हमारे इसी डिबेट में चर्चा हो रही थी तो ये कह दिया था कि वो जा रहे हैं मुख्तार अंसारी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने, वो जाए, उनसे हमें मतलब नहीं है। तो ये जो अलग अलग रास्ते आपके चल रहे हैं, ये मैनिफेस्टो के मामले में साथ आएंगे या नहीं? पारुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो काफी टाइम से मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ताओं को, मैं उनके भी सवालों का कुछ का जवाब दूंगा, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी, मुझे लगता है कि आपने पूरे मैनिफेस्टो को एक साथ नहीं पढ़ा।
और आपको शायद ये भी पता होगा कि ये देश एक लोकतांत्रिक पार्टी और इंडिया गठबंधन एक लोकतंत्र के तहत बना है, जिसमें सपा जो पार्टी है यूपी की एक मुख्य पार्टी है, उसको भी अपना मैनिफेस्टो लाने का अधिकार है। लेकिन क्या आपने देखा कि दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो लगभग समान है, जो आज देश के युवाओं को, मुख्य पार्टी है, किसानों को। अरे सर आप सुन लीजिए, बारी बारी से सर, सब थोड़ा सा वेट कीजिए, बारी बारी से। अब पहली बार बोल रहे हैं वो, रुक जाइए, उनको सुन लेते हैं। भूदेव जी कंप्लीट कीजिए। नहीं 20 मिनट से ये बोल रहे हैं राजेश जी, हम सुन रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, मैंने आपको कहा आप अपनी बात रखिए। नहीं, अगर बीच में बोलेंगे तो हम अपनी बात दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए मेरा आग्रह ये है कि आप सुने, उसके बाद आप जवाब दें। तो पारुल जी, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर के बात हो, सारे वादों को लगभग समान है। लेकिन जिस तरह से मीडिया इसको प्रसारित करने की कोशिश कर रहा है, आज जरूरत यह है कि आज उत्तर प्रदेश हो, देश हो, आज समस्या क्या है? आज देश में जिस तरह की तानाशाही सरकार काम कर रही है, आज जिस तरह से पेपर लीक का मामला है, कोई भी पेपर ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट भर्तियों को लेकर के हो, किसानों को लेकर के हो, किसानों को 750 से अधिक किसानों की हत्या हो जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है दिल्ली की सीमा पर, उस पर ये बात नहीं करते। बताइए, ये सारे मुद्दे हैं जिनको चाहे वो सपा हो, चाहे हमारी दूसरी पार्टियां जो गठबंधन में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब मिलकर के एक जो कॉमन समस्याएं हैं उन पर ही पूरे अपना मैनिफेस्टो यही तो सवाल है सर कि कॉमन बातें, कॉमन परेशानियों को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं कि, लेकिन आपके मैनिफेस्टो अलग अलग हैं, जिनमें संख्याएं अलग हैं। आप कुछ और देना चाह रहे हैं, वो कुछ और देना चाह रहे हैं। तो ये लोकतंत्र आपकी पार्टी में इतना है कि एकता गायब हो गई, एकता नहीं दिखाई दे रही। पारुल जी, मैंने क्या कहा, ये कोई तानाशाही गठबंधन नहीं है कि नागपुर से फरमान आ गया आपको हमारी पार्टी में जुड़ना है, अगर नहीं जुड़ोगे। वही मैं पूछ रही हूँ आपसे सर भूदेव जी कि हम सब एक हैं, बस कहने भर के लिए एक है, बाकी सब चीजें अलग अलग हैं। चाहे बिहार पार्टियां जितने राज्यों में, उनको अपना मैनिफेस्टो लाने का अधिकार है, और लगभग ये देखने की जरूरत है कि सबका कॉमन है, मतलब एक ही सभी पार्टियां बात कर रही हैं जो आज देश के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, दलितों की। चर्चा ये भी है, बड़ी मुश्किल से तो सीट डिवीजन हुआ था, 17 दे पाए थे आपको, अब इसमें फंसना नहीं चाहते थे। ये है पारुल जी, दिक्कत आज ये है कि आज पूरा देश ये जान चुका है कि आज देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी, देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री इस देश में एक तानाशाही शासन कर रहा है। 17 सीटों पर जीतकर आप इस घोषणा पत्र को लागू कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश में, बाकी स्टेट्स में भी आपकी गठबंधन है, जहाँ मैं आपसे सवाल भी तो पूछ रहे हैं, पूरा कैसे होगा? आपकी अगर सरकार आ गई और कई जगहों पर तो आप लड़ नहीं रहे हैं, यहाँ 62 पर ये लड़ रहे हैं, 17 पर आप लड़ रहे हैं, तो ज्यादा जिसकी सीटें हैं उसी के घोषणा पत्र को आप लोग फॉलो करेंगे। आगे प्रोग्राम क्या है इस पर? नहीं पारुल जी, ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसको एक तानाशाही देश मत बनाइए। यहाँ देश तो लोकतांत्रिक है, आपकी पार्टी में जो यूनिटी है सर, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, वो यूनिटी नहीं दिख रही है। सुन लीजिए पारुल जी, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ जनता को अपना सांसद चुनने का अधिकार है, जनता को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है। जनता जब अपना सांसद चुनती है, सांसद मिलकर अपने दल का नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उस पे कॉमन जो भी होगा उसको सबको लागू किया जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? ये एक आप प्रोफेसर साहब, आप कितना सहमत हैं? देश में चुनाव करवाना चाहते हो, ये लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक गठबंधन की बात कर रहे हैं कांग्रेस की। रुक जाइए सर, बारी बारी से आ रही हूँ, अभी है समय हमारे पास। लेकिन उसके बावजूद भी जो यूनिटी, आप देश को लोकतांत्रिक बता रहे हैं, लेकिन आपके गठबंधन में लोकतंत्र कितना है, यूनिटी कितनी है? इतना लोकतंत्र है कि आपको कह दिया जाता है कि आप पंजाब से बोरिया बिस्तरा समेटिए, और आपको कह दिया जाता है पश्चिम बंगाल से कि आप यहाँ से जाइए, उसके बाद 17 पर आप उत्तर प्रदेश में मान भी जाते हैं। घोषणा पत्र में भी दोनों की अलग अलग बातें हैं। अब चलिए, आपने ये भी कह दिया कि कॉमन है, मान लेते हैं, लेकिन कौन किसकी बातें मानेगा? अगर आगे आने वाले समय पर ये संख्या बल अगर सपा के पक्ष में चला जाता है, 17 के साथ कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो मिलकर ही घोषणा पत्र लागू कर देना चाहिए था। लेकिन लोकतंत्र की बात की जा रही है। प्रोफेसर साहब जी, आप जो कह रहे हैं इसमें देखिए, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का एक जो इरादे हैं उसको तो सब पॉलिटिकल पार्टी को बताना पड़ेगा। और इसमें यदि आप देखेंगे, ये तो कह रहे मांग पत्र है, जनता की मांग है, आप इसकी गौर करिए तो उसमें क्या है कि ये घोषणा पत्र ना करके ये कह रहे हैं कि हम जनता की डिमांड को आपके सामने रख रहे हैं।
जनता ये के एक से ही important और point। जनता से ही मांग रहे हैं। जनता की डिमांड ये है, तो इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जहां तक बात ये आ रही है, तो इसमें हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी विचार रखना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब जहां तक बात आती है कि इस जो INDI ग्रुप है, उसमें जो व्यक्तिगत रूप में बहुत सारे राजनीतिक दलों के बीच में कहीं जो समन्वय प्रोफेसर, होना थोड़ा शॉर्ट चाहिए में वो कंप्लीट नहीं, करना पड़ेगा जी। जो समन्वय है वो समन्वय नहीं है, और उसको आपने जिक्र किया। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, अभी भी एक INDI की तरफ दिख रहा है, और INDI वर्सेस भारतीय जनता पार्टी और NDA, जिसको हम कहते हैं NDA कहते हैं। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि घोषणा पत्र में यदि आप देखेंगे, जैसे कि NDA की जो दल है, उन लोगों ने अपनी अपनी घोषणा पत्र को सामने नहीं रखा, और उनमें जो राजनीतिक दल है उन्होंने शायद, हमको लगता है कि हो सकता है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक है एक सर। बहुत बड़ा राज्य हो, इसलिए उनका मांग पत्र उन्होंने रखा है। हो सकता है कि वो अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप बाद की में बातों करेंगे। पर मैं आगे बढ़ते हुए 20-20 सेकंड में जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, कहिए राजेश जी, 20 सेकंड में अपनी बात। हाँ, देखिए, मैं भूदेव जी की बात का जिसपे वो कर रहे थे, क्यों तो मैं ये करा तो बोले कि अखिलेश जी बड़े नेता है। अरे भाई, ये आपने कमलनाथ को समझाना चाहिए। जब वो बोले अखिलेश बखलेश जानता नहीं मैं, आज कैसे जान गए उनको। एक बात। दूसरी बात, आपने तानाशाही की बात की। आपने 1.5 लाख विपक्षियों को 1975 में जेल के अंदर डाल दिया, और इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा किसने बोला था? तानाशाही तब देखा ठीक है, देश ने अशोक कि अब जी, तानाशाही। 20 एक बात। दूसरी अशोक जी, 20 बात, 5 सेकंड पारुल जी, 5 सेकंड। अरे अखिलेश जी, मायावती जी के ऊपर केस किसने किया? लालू ठीक जी है, को जेल में पुरानी कौन डाला? बातें, सजा पुरानी किसने? बातें, अभी चुनाव के समय पर रुक जाइए, वो सारी बातें हैं जमीन में। तानाशाही। हाँ, ठीक है सर, अशोक जी 20 सेकंड बोलना शुरू कीजिए। अशोक जी, समय कम है। जी पारुल जी, देखिए, इस समय जनता की मांग पर, जनता की मांग को हम मानते हुए उसको अपना हमने संकल्प पत्र बनाया है, अपना हमने उसे विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, अपना घोषणा पत्र बनाया है। जनता की मांग। अरे आप क्या करेंगे वो बताइए, जनता की मांग कर। और सुनिए, इन्होंने जोड़ तोड़ किया है, जोड़ तोड़ करके नेताओं को ले गए हैं, हम जनता को लेकर आए हैं। जनता हमारे साथ है, और कुछ तो जोड़ तोड़ पुरानी परंपरा है राजनीति में, कुछ आपके पास आते हैं, कुछ दूसरे के पास जाते हैं। कांग्रेस से भूदेव जी 20 सेकंड, समय नहीं होगा फिर भूदेव जी, 20 सेकंड बोलना शुरू कीजिए। हो गई भाजपा की, ओके सर, तिवारी जी, ओके ना, भूदेव जी 20 सेकंड बोलना चाहते हैं, बोलना शुरू कीजिए। उनका झंडा आ जाता है। ठीक है तिवारी जी, प्लीज। भूदेव जी 20 सेकंड बोलना शुरू कीजिए। आप जाइए मुख्तार जी के यहाँ जाइए, आप वो गरीबों की आमद जाइए। मैं भूदेव जी के पास जाना चाह रही थी, लेकिन शायद बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात करते, घोषणा पत्र जारी हुआ सपा का, और मिलता जुलता कांग्रेस से घोषणा पत्र है, और दोनों ही दलों को अपने अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने पड़े। इसको भी लेकर चर्चाएं हो रही है। भी कहा जा रहा है कि जिन वादों को किया जा रहा है उसको जनता की मांग पत्र के रूप में ऐसे प्रचारित किया जा रहा है सपा की तरफ से। कई ऐसे मुद्दे हैं, किसानों से जुड़ी बातें, किसानों को सीधा टारगेट करने की कोशिश की गई, अपने पाले में लाने की कोशिश की गई इस घोषणा पत्र के माध्यम से। महिलाओं का भी जिक्र है, लेकिन एन चुनाव के समय पर इस घोषणा पत्र को जनता कितना बिलीव करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई घोषणा पत्र आया हो, इससे पहले भी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र आते रहे। अब जनता को तय करना है किसने अपने वादे कितने पूरे किए, और अब आगे वो किस पर विश्वास करना चाहती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।